हेलो स्टूडेंट, गुड इवनिंग टू ऑल ऑफ यू। आज की क्लास में हमें बात करनी है रेशों की। पिछली क्लास में हमने क्या पढ़ा था कि वस्त्र विज्ञान क्या होता है, उसका इतिहास क्या रहा है। फिर वस्त्रों की जो सबसे सूक्ष्मतम इकाई है रेशा, वहाँ से हमने शुरुआत की थी। रेशों का वर्गीकरण हमने पढ़ लिया था। रेशों की जो प्राप्ति हो रही है हमें कि अब प्राकृतिक जगत से हो रही है, कृत्रिम जगत से हो रही है। फिर उसके ढेर सारे जो पार्ट हमने पढ़े रेशों के वर्गीकरण में, तो वहाँ से आज हम शुरुआत करते हैं सबसे पहले प्राकृतिक जगत का रेशा, जो कि हमें किससे प्राप्त हो रहा था, बीज से प्राप्त होने वाला सबसे पहला रेशा क्या है, कपास। कपास से आज हम अपनी क्लास की शुरुआत करते हैं। तो सबसे पहले हमें ये देखना है कि कपास अगर हम पूछे तो ये कौन सा रेशा है, तो इसको हम सेलुलोजिक रेशा भी कह सकते हैं, क्योंकि हमने बताया था कि जो प्राकृतिक जगत का वानस्पतिक जगत के जितने भी रेशे होंगे वो सभी सेलुलोजिक जगत के रेशे के अंतर्गत आते हैं। तो सबसे पहले इसमें हमने देखा कि जो कपास है वो क्या है, सेलुलोजिक रेशा है। पीछे वाली क्लास में भी हमने इसको पढ़ा था। इसके बाद हम इसके बारे में जानते हैं, जो कपास है, कपास को एक कॉटन भी कहा जाता है, और ये जो कॉटन है इसी को वाइट गोल्ड के नाम से भी जाना जाता है। इस वाइट गोल्ड को क्या कहते हैं हम, सफेद सोना, सफेद सोना के नाम से भी जानते हैं, वाइट गोल्ड। कपास को हम क्या कहते हैं, सफेद सोना के नाम से भी जानते हैं। इसके बाद इसको विश्वव्यापी रेशा भी कहा जाता है, क्योंकि ये सभी विश्व में पाया जाने वाला एक ऐसा रेशा है। कौन सा, कपास। कपास से जो हमें रेशे प्राप्त होते हैं उससे कॉटन, जो कॉटन है यानी कि सूती वस्त्र बनाए जाते हैं। कॉटन क्या है, ये सूती वस्त्र कपास के द्वारा बनाया जाता है। अगर हम कपास की बात करते हैं तो ये कपास जो है एक पौधा है। कपास का जो पौधा होता है वो लगभग 3 से 6 फीट लंबा पौधा होता है। 3 से 6 फीट का लंबा पौधा होता है, और इसकी जो प्राप्ति हो रही है हमें उसके पत्तियों से नहीं, तनों से नहीं, बल्कि क्या हो रहा है, उसके बीज से प्राप्त होने वाला रेशा है। बीज के चारों तरफ क्या रहता है, ये रेशा बीज को ढके हुए होता है। उसके बाद अगर इसके उत्पादन चक्र की बात करें तो जो इसकी खेती होती है वो कितने समय की होती है, लगभग 1 वर्ष के अंतर्गत रखा गया है। वैसे 265 दिन, 365 नहीं बल्कि 265 दिन, इतने ही दिन का ये होता है, लेकिन इसको जो इसका उत्पादन चक्र है उसको 1 वर्ष के अंतर्गत रखा गया है। और अगर इसके जन्मदाता की बात करें कि जो कपास है इसका जन्मदाता कौन से देश को माना जाता है, यानी कि सबसे पहले हमें कपास रेशे की प्राप्ति कहाँ से हुई, तो सबसे पहले कपास रेशे की प्राप्ति हमें कहाँ से हुई है, भारत, अपने यानी कि अपने ही देश से हुई है। अपने देश भारत देश में सबसे पहले क्या हुआ था, कपास रेशे की प्राप्ति हुई थी। इसके बाद अगर हम बात करें कि सर्वाधिक उत्पादन, सबसे ज़्यादा कपास का उत्पादन कहाँ पे होता है, तो अमेरिका, चीन, भारत और मिस्र, ये 4 ऐसे देश हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास के उत्पादन की प्रक्रियाएं की जाती हैं, सबसे ज़्यादा कपास उत्पादन किया जाता है। उसके बाद अगर हम बात करें अपने भारत देश की, तो अपने भारत देश में सबसे ज़्यादा कहाँ पे कपास की खेती की जाती है, तो इसमें है गुजरात, महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश और तेलंगाना। ये 4 राज्य ऐसे हैं जहाँ पे सबसे ज़्यादा कपास की खेती की जाती है। कपास का पौधा आप लोग खुद देखे होंगे, अगर जहाँ पे खेती होती है वहाँ पे आप लोग नहीं देखे हैं तो नॉर्मल रुई जानते होंगे आप लोग। रुई का पौधा जो होता है, आप सबके कुछ लोगों के यहाँ घर पे या फिर ऐसे ही आप लोग गांव में देखते होंगे रुई का जो पौधा होता है। लेकिन जो हम लोग देखते हैं जो घर पे आसपास में होते हैं उसके पेड़ पौधे जो होते हैं बड़े बड़े पौधे होते हैं, लेकिन जो खेती की जाती है जहाँ पे कपास की, उसके पौधे छोटे होते हैं उससे नॉर्मली, और इसमें बहुत सारी टहनियाँ नहीं होती हैं, नॉर्मल पौधे होते हैं। इसकी लंबाई हमने क्या बताया, 3 से 6 फीट तक लंबा होता है। और अब हम बात करते हैं कि इसके उत्पादन के लिए जो हम खेती कर रहे हैं उसकी जलवायु कैसी होनी चाहिए। तो कपास उत्पादन का जो जलवायु होता है उसके लिए उष्णकटिबंधीय क्षेत्र की आवश्यकता होती है। उष्णकटिबंधीय मतलब जहाँ पे गर्मी का मौसम बहुत अधिक हो, वहाँ पे क्या होता है कि कपास की खेती होती है। और अगर इसकी भूमि की बात करें तो जो इसकी भूमि होगी वो क्षार युक्त होगी। इसके बाद लास्ट क्या है, इसके बाद हम देखते हैं कि अधिक गुणवत्ता वाले जो रेशे होते हैं, यानी कि जो कपास का जो रेशा है ये हमें प्राप्त तो हो रहा है, कई जगहों से प्राप्त हो रहा है, कई राज्यों से प्राप्त हो रहा है, और
इन 4 देश जो ये ऐसे हैं जहाँ पे सबसे अधिक खेती हो रही है। लेकिन अगर अच्छे गुणवत्ता वाले रेशों की बात करें, जहाँ से हमें लंबे रेशे प्राप्त होते हैं, अच्छे रेशे प्राप्त होते हैं, वहाँ से क्या, वो कौन सा देश है, मैक्सिको और यूएसए। ये 2 देश ऐसे हैं जहाँ पे हमें सबसे अच्छी किस्म के कपास प्राप्त होते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि यहाँ की जो जलवायु है और इसकी जो भूमि है, ये जो है ये कपास के उत्पादन के लिए सबसे अच्छी मानी जाती है। यहाँ पे सबसे अच्छी भूमि है, ये क्षार युक्त है और वहाँ की जो जलवायु है वो उष्णकटिबंधीय है। और इसके बाद अगर हम बात करें तो सबसे पहले जो कपास उत्पादन किया गया वो अपने भारत में किया गया। लेकिन अपने भारत में किस जगह पे सबसे पहले सूती जो मिल है, कारखाना है, सबसे पहले कहाँ पे स्थापित किया गया? तो यहाँ पे हम देखते हैं कि सन 1818 में सबसे पहले कोलकाता में इस कारखाने की क्या की गई? स्थापना की गई। कब की गई? 1818 ईस्वी में कोलकाता में स्थापना की गई। ये हमारा नॉर्मल क्या था, एक विश्वव्यापी जो रेशा है कपास है, इसके बारे में हमने देखा। और एक पॉइंट और आप लोग जानिएगा कपास के बारे में, जो कपास होता है इसको वस्त्रों का राजा या फिर रेशों का राजा, वस्त्रों का राजा कहा जाता है। जो वस्त्रों का राजा माना गया है वो किसको माना गया है? कपास को। इसके बाद हम बात करते हैं कि जो हमने अभी तक कपास के बारे में पढ़ा, कपास के रेशे अभी तक हमने प्राप्त किए हैं, लेकिन अब रेशे से कपड़े बनाने तक की प्रक्रिया, जो हमने रेशा प्राप्त किया, कपास का रेशा प्राप्त किया है, उससे कपड़े बनाने तक या उसको धारण करने तक कितनी प्रक्रियाएं की जाती हैं। अब हम बात करेंगे कपास उत्पादन की प्रक्रिया। कपास जब हम उत्पादित कर रहे हैं वहाँ से लेकर के कपड़े बनाने तक की प्रक्रिया में कितने स्टेप आते हैं। सबसे पहले हम बात करेंगे यहाँ पे कि जो हमने कपास की खेती की, कपास की खेती के बाद हमें क्या मिला, जो हमारी फसल मिली, उस फसल की हम क्या करते हैं, जैसे हम गेहूं बोते हैं, उसको उगाने के बाद उसकी सिंचाई कर रहे हैं, भराई कर रहे हैं, इन सब के बाद खाद मिट्टी देने के बाद लास्ट में क्या होता है, जब फसल तैयार हो जाती है तो उसकी हम कटाई करते हैं। तो उसी प्रकार से जब हम कपास की खेती करते हैं तो यहाँ पे हमें क्या करनी है, कटाई करनी है। लेकिन हम इसके पौधे की कटाई ना करके क्या करते हैं, बल्कि जो इसके फल हैं, यानी कि जो इसमें कोए होते हैं, कोए के अंदर बीज होता है और बीज के चारों तरफ रेशा लिपटा हुआ होता है। तो जो हमें कोए प्राप्त होंगे, उस कोए से हमें रेशा प्राप्त करना है। तो कटाई में हम क्या करेंगे, उस जो कपास का पौधा है उसके फल यानी कि उसके कोए को इकट्ठा करेंगे। तो जो हम इसमें हार्वेस्टिंग करते हैं, जो भी हम कटाई कर रहे हैं, वो किसके कर रहे हैं, कपास के फल यानी कि उसके कोए को करते हैं। जब हम इसमें सबसे पहले क्या करते हैं, कोए को इकट्ठा करना, सबसे पहले हम क्या कर रहे हैं, कपास से, उसके पौधे से उसके कोए को इकट्ठा कर रहे हैं। सेकंड स्टेप आता है कोए से रेशे व बीज अलग करना। जो हमारा कोए प्राप्त हुआ है, फसल जो हमें प्राप्त हुई है, उससे अब हम क्या करेंगे, ये हमें यहाँ से कच्चे फल नहीं तोड़े हैं, हमने पके हुए फल तोड़े हैं। और जब कपास जो है, जब वो पक जाता है, पकने के बाद वो फूट जाता है उसका फल, और जब उसका फल फूट जाता है तो क्या होता है, उसमें से रेशे अपने आप बाहर निकलना प्रारंभ कर देते हैं। तो इसमें हमें इस लंबी प्रक्रिया के लिए नहीं छोड़ देना है खेतों में। जब फसल पक जाए, यानी कि जब कोई पकने लगते हैं, पक जाते हैं, तभी हम उनको तोड़ दें, उन्हें फूटने नहीं देते हैं। जब उनको हम तोड़ लेते हैं, उनको सुखाने के बाद क्या करते हैं, हम उनमें से उनके बीजों को, कोए से रेशों को या उनके बीजों को क्या करते हैं, अलग कर लेते हैं। इस प्रक्रिया को गिनिंग प्रक्रिया भी कहा जाता है। जब हम कोए से रेशे को और उसके बीज को अलग करते हैं, इस प्रक्रिया को गिनिंग प्रक्रिया भी कहा जाता है। और इसके बाद हम तीसरे स्टेप की बात करते हैं, रेशे से गंदगी अलग करना। इस प्रक्रिया को छटाई कहते हैं। जो हमें रेशा प्राप्त हुआ है, जब हम खेत से कोए को अलग किए थे, उसके बाद उसमें हम क्या कर रहे हैं, उसके कोए से बीज को अलग कर रहे हैं। तो उसमें हो सकता है कि बहुत सारी गंदगियां हो, धूल मिट्टियां हो, या फिर जो कपास है उसके पत्तियां जो हैं उसमें सूखी हुई पत्तियां गिर गई हो। तो इससे क्या होगा, जो हमारा रेशा है वो गंदा हो जाता है।
तो उससे क्या करना है हमें, जो उसकी गंदगियां हैं उनको छांट करके अलग करना है, किससे, उन रेशों से। तो ये प्रक्रिया क्या कहलाएगी, रेशे से गंदगी अलग करने की जो प्रक्रिया, इसको छटाई कहते हैं। यानी कि जो उसकी गंदगी है उसको हम छांट कर निकाल देते हैं। इसके बाद है गांठे बांधना। गांठें बांधने की प्रक्रिया को बेलिंग प्रक्रिया भी कहा जाता है। और इस गांठें बांधने की प्रक्रिया को हम किस प्रकार से बता सकते हैं, 500 पाउंड वजन में क्या करते हैं, जो हमें रेशा, जो हमें गंदगी से अलग कर दिया है, जो नॉर्मल रेशा प्राप्त हुआ है, उन रेशों को वजन करते हैं। वजन करने के बाद 500 पाउंड वजन का अलग अलग क्या करते हैं, गांठें बांध लेते हैं। गांठें बांध बांध कर उनको हम अलग कर लेते हैं। और अलग करने के बाद उन रेशों को, जो अलग किए गए हैं, गांठें बांधी गई हैं, उन रेशों को हम क्या करते हैं, मिल में भेज देते हैं। अभी तक ये जो प्रक्रिया यहाँ तक हुई थी, गांठें बांधने तक की ये जो प्रक्रिया है, यहाँ तक की प्रक्रिया ये सब खेतों में की जा रही है, यानी कि जो किसान है उसके यहाँ तक की जा रही है। लेकिन इसके बाद जो ये 5वां पॉइंट है, यहाँ पहुँचने के बाद क्या हो रहा है, यहाँ से मिल में पहुँचने के बाद ये प्रक्रिया शुरू हो रही, गांठें खोलना व मिलाना। यानी कि जो हमने अभी किसान के यहाँ जो हमने देखा था कि गांठें बांधी गई हैं, उनको गांठों को खोल दिया जाता है, कहाँ, मिल में। और मिल में खोलने के बाद जितने रेशे हैं उन सभी को क्या किया जाता है, एक में मिला लिया जाता है। मिला लेने के बाद यहाँ पे क्या देखने को मिल रहा है, धुनाई करना। धुनाई आप लोग सुने ही होंगे, गद्दा, रजाई, इन सब में जब रुइयां भरवाई जाती हैं तो धुनाई की प्रक्रिया आप लोग सुने होंगे। तो जो धुनाई की जाती है, धुनाई की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, जो उसमें गंदगियां हैं उनको अलग कर लिया जाता है। ये यहाँ पे धुनाई की प्रक्रिया जब होती है ना, तो एकदम सॉफ्ट रुई हमें प्राप्त होती है। जैसे हम हॉस्पिटल में देखते होंगे, जो मरहम पट्टी करने के लिए रुइयों का जो प्रयोग किया जाता है, कॉटन का प्रयोग किया जाता है, वो एकदम फ्रेश रुई होती है। तो अगर हमें वस्त्र तैयार करना है कपास से, तो क्या एकदम फ्रेश रुई की हमें आवश्यकता होती है। तो जब ये धुनाई की प्रक्रिया की जाती है तो इसमें सभी गंदगियां क्या होती हैं, दूर हो जाती हैं। इसके पहले एक बार हमने किसान के यहाँ ये तीसरे स्टेप में देखा था, रेशे से गंदगी अलग करना। तो यहाँ पे सिर्फ और सिर्फ पत्तियां, धूल, ये सब अलग हुए थे। लेकिन यहाँ पे हम इसको एकदम सॉफ्ट बना देते हैं धुनाई की प्रक्रिया के द्वारा। इसके बाद क्या किया जाता है, नेक्स्ट स्टेप में खींचना। खींचना यानी कि जब हम धुनाई करने की प्रक्रिया किए थे, धुनाई प्रक्रिया के बाद खींचने की प्रक्रिया की जाती है। इसमें क्या होता है कि जो रेशे हैं उनको लंबाई में खींच खींच के फैलाया जाता है। उसमें फैलाने के बाद घुमाना, फिर उनको क्या किया जाता है, घुमाने की प्रक्रिया की जाती है, ऐठन के जैसी प्रक्रिया की जाती है। उसके बाद घुमा देने के बाद पोनी बनाना या फिर कॉम्ब क्लीवर। पोनी बनाना मतलब क्या होता है, चोटी जैसा बांधना, उनको रबड़ लगा के बांधना। जैसे लड़कियां नहीं बांधती हैं बालों को अपने, क्या करिए, पोनी बना लेती है ना, सेम वही प्रक्रिया क्या की जाती है, इसमें कॉम्ब क्लीवर या कंघी करके क्या करते हैं, उनको बांध लिया जाता है। थोड़े थोड़े रेशों को क्या कहते, जो हमने लंबाई में खींचा है उनको क्या करते हैं, पोनियों के जैसे बांध लेते हैं। उसके बाद की जो प्रक्रिया आती है, कताई की प्रक्रिया। कताई की प्रक्रिया में क्या किया जाता है, जब हम किसी भी रेशे से क्या करते हैं, धागा बनाते हैं। रेशे से धागा बनाने की प्रक्रिया को क्या कहा जा रहा है, कताई कहा जा रहा है। वस्त्र विज्ञान की शुरुआत में हमने बताया आप लोगों को कि वस्त्र विज्ञान की जो मुख्य जो संरचना बताई गई थी, उसमें रेशा, धागा, कपड़ा और पहनने योग्य कपड़ा था। तो इस प्रक्रिया में हमने क्या देखा था, जब रेशे से धागा बन रहा था तो इस बीच में क्या हो रहा है, कताई की प्रक्रिया हो रही है। और धागे से कपड़ा बन रहा है तो बुनाई की प्रक्रिया। और जब कपड़े से पहनने योग्य कपड़ा बन रहा है तो इस बीच में परिसज्जा की प्रक्रिया की जाती है। तो यहाँ पे हम क्या पढ़ रहे हैं, रेशे से धागा बनाने की जो प्रक्रिया है उसको क्या कहा जा रहा है, कताई। पोनी बनाने के बाद कताई की प्रक्रिया की जाती है। और कताई करने के बाद जब हमें धागा प्राप्त हो गया तो इस धागों से हम क्या करते हैं, बुनाई की प्रक्रिया करते हैं। और बुनाई जब भी की जाती है तो वो ताने और बाने के फॉर्म में की जाती है, जो धागे ऐसे लंबवत होते हैं। कपड़े की बुनाई आप लोग देखे होंगे, कोई भी कपड़ा है उसमें लंबाई में रेशे होते हैं और क्या होते हैं, चौड़ाई में होते हैं। तो इस प्रकार से हम देखते हैं, जो लंबाई के जो रेशे होते हैं, ये रेशमी धागे, जो लंबाई के धागे होते हैं उनको ताना कहा जाता है, ताना कहा जाता है। और जो इस तरह से
चौड़ाई में होते हैं या क्षैतिज होते हैं उनको क्या कहा जाता है? बाना कहा जाता है। इनको बाना कहा जाता है। और इस बाने के जो धागे हैं इन्हीं को भराई का धागा भी कहा जाता है। भराई का धागा यानी कि जो हम बुनाई की प्रक्रिया कर रहे हैं वो ताने के रूप में हमने एक धागे को लगाया और फिर बाने के रूप में लगाया। ये जो बाने के रूप में ये क्या कर रहा है? कपड़ों को भर रहा है। तो इसके बाद कताई के बाद हमने देखा बुनाई। बुनाई के बाद जब हमें कपड़ा प्राप्त हो गया इसके बाद परिसज्जा की जाती है। और इस परिसज्जा मतलब होता है अपने कपड़े की सजावट करते हैं। सजावट करने के बाद इसी सजावट की प्रक्रिया में ही हम क्या करते हैं? रंगाई, छपाई, कढ़ाई, बुनाई। बुनाई तो एक बार हमने कर लिया था, यानी कि उसमें कढ़ाई विभिन्न प्रकार के डालते हैं, पेंटिंग करते हैं, रंगाई करते हैं। ये सारी प्रक्रियाएं हम किसके अंतर्गत करते हैं? परिसज्जा के अंतर्गत। तो यहाँ पे ये जो भी हमारे स्टेप हैं ये है कपास उत्पादन की प्रक्रिया या फिर कपास से क्या करते हैं? वस्त्र तैयार करने की प्रक्रिया। ये सारे स्टेप जो है इसको आप लोग एक बार स्क्रीनशॉट ले लीजिए। इसके बाद हम नेक्स्ट टॉपिक पे बात करते हैं। कपास उत्पादन की प्रक्रिया के बाद अब हमारा अगला पॉइंट है कपास की विशेषताएं। कपास की यानी कि जो हमारा कपास का रेशा है उसकी क्या क्या विशेषताएं हो सकती है। तो हमारी जो कपास की विशेषताएं है इसको हमने दो भागों में बांटा कि इसकी एक भौतिक विशेषता और दूसरी क्या है? रासायनिक विशेषता। इन दोनों विशेषताओं को हमको पढ़ना है। तो सबसे पहले हम देखेंगे कि जो कपास की भौतिक विशेषता है, तो कपास की जो भौतिक विशेषता है इसमें सबसे पहले हम देखें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। जो हमारा कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन है ये तीनों के संगठन से ही क्या बनता है? हमारा कपास तैयार होता है। अगर हम बात करें कि अगर पूछा जाए कि कपास जो है उसका संगठन क्या है यानी किससे मिलकर बना हुआ है, तो इसमें हम बता सकते हैं किसका संगठन होता है? कौन सी गैसों का? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। इन तीनों का क्या होता है? संगठन होता है। इसको हम क्या कार्बोक्सिल समूह भी कह सकते हैं। इसको कार्बोक्सिल समूह। कार्बोक्सिल समूह। जो कपास है उसको हम क्या कह रहे हैं? कार्बोक्सिल समूह। किस लिए? क्योंकि कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का इसमें क्या हो रहा है? संगठन हो रहा है। इसके बाद सेकंड पॉइंट है हमारा कि इसमें जो कपास है इसमें सेलुलोज कितना पाया जाता है। हमने पहले ही बताया जो प्राकृतिक जगत का हमारा वनस्पति जगत से जो हमें कपास की प्राप्ति हो रही है उसमें क्या कहा जा रहा है? उसको सेलुलोजिक रेशा कहा जा रहा है। तो इसमें सेलुलोज रेशा क्यों कहा जा रहा था? क्योंकि इसमें जो सेलुलोज है वो 90% पाया जाता है और इसमें जल की जो मात्रा होती है वो 5 से 8% की होती है। इसके बाद अगर हम बात करें तो इसके बाद जो भी पॉइंट बचते हैं 2 या 3% वो क्या होते हैं? शेष इनमें अशुद्धियाँ और गंदगियाँ पाई जाती हैं। इसके बाद तीसरे पॉइंट में हम बात करें जो रेशम तथा ऊन से अधिक भारी तथा कम लचीला होता है। तो जितना हमारा ऊन लचीला होता है उतना कपास नहीं होता, यानी कि सूती वस्त्र जो होते हैं वो उतने लचीले नहीं होते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है आग जल्दी पकड़ता है। यानी कि जब हम कॉटन के कपड़े को क्या करते हैं? जलाते हैं तो वो बहुत ही जल्दी जलने लगता है, आग जल्दी पकड़ लेता है। और जब ये आग की तरह जलता है तो इसमें क्या निकलता है? कागज के जलने जैसी गंध आती है। क्यों आती है? क्योंकि जो कागज है वो भी वानस्पतिक जगत से ही बनाए जा रहे हैं और वानस्पतिक जगत में हम क्या देख रहे हैं कि जो वानस्पतिक जगत का हमारा जो कपास है उसको भी जब हम जलाते हैं तो उसकी गंध किसके जैसे आती है? कागज के जलने जैसी गंध आती है। इसके बाद हम बात करें अगर कपास की लंबाई की, तो जो इसके रेशे की जो लंबाई होती है बहुत ज़्यादा नहीं होती है, 1.5 से 2.5 इंच तक लंबा रेशा होता है। और हमने सबसे पहले इसमें बात कर लिया था कि जो अच्छी गुणवत्ता वाले रेशे होते हैं यानी कि लंबे रेशे, अगर इससे ज़्यादा लंबे रेशे प्राप्त हो रहे हैं तो वो हमें कहाँ प्राप्त हो रहे थे? मैक्सिको और यूएसए में प्राप्त हो रहे थे, क्योंकि वहाँ की जो उत्पादन के लिए जो भूमि है और जलवायु है वो बहुत ही अच्छी पाई जा रही थी। इसके बाद हम बात करते हैं चमक के लिए मर्सराइजिंग। चमक क्यों हमें ज़रूरी है? क्योंकि अभी तक हमने क्या देखा था कि जो हमारा कपास था खेतों से वो मिलों में भेजा गया, मिलों से जाने के बाद जब वो कहाँ जा रहा है? परिसज्जा के लिए कंपनियों में भेजा जाता है। तो परिसज्जा में
इस कपास के रेशे पे चमक ले आने के लिए मर्सराइजिंग की प्रक्रिया की जाती है। मर्सराइजिंग प्रक्रिया के द्वारा सूती कपड़ों पे क्या किया जाता है, चमक ले आया जाता है। जब आपको परिसज्जा का चैप्टर पढ़ाया जाएगा तब उसमें आपको मर्सराइजिंग की प्रक्रिया डिटेल में बताई जाएगी। आगे प्रक्रिया है प्रकाश का हानिकारक प्रभाव। सूती कपड़े को जब भी आप धोते हैं या फिर इसको क्या करें धूप में डाल देते हैं आप, तब क्या होता है इस पर प्रकाश का हानिकारक प्रभाव पड़ता है, यानी कि जो इसके रंग होते हैं वो जल्द ही उतर जाते हैं और कपड़े जो होते हैं वो कमजोर पड़ जाते हैं। गीली अवस्था में मजबूती 30% बढ़ जाती है, यानी कि जो कपास का जो रेशा है उससे जब हम वस्त्र बना रहे थे तो इससे क्या हो रहा है, जब ये गीली अवस्था में होता है इसको जब हम भिगो देते हैं या फिर ये पानी से भीग जाता है तो इसकी जो मजबूती है वो 30% और बढ़ जाती है। इसके बाद है नमी सोखने के गुण के कारण फफूंदी लगना। जो हमारे सूती कपड़े होते हैं उनमें नमी सोखने का गुण पाया जाता है, ये अवशोषकता का गुण उनमें पाया जाता है, इस वजह से क्या होता है इसमें फफूंदी लग जाती है। तो ये रहा हमारा इसकी भौतिक विशेषताएं। इसके बाद हम बात करते हैं रासायनिक विशेषताओं की। तो इसमें सबसे पहला पॉइंट है अम्ल का बुरा प्रभाव। जो भी अम्ल, अगर हम कोई भी अम्लीय चीजें क्या करते हैं इस पे डाल देते हैं तो क्या होता है जो हमारा कपड़ा है उस पर बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि उसका जो रंग है वो सब उतर जाता है, कपड़े कमजोर हो जाते हैं। इसीलिए जब भी हम क्या करते हैं कपड़े में दाग धब्बे छुड़ाने हो तो किसी अम्लीय जो केमिकल्स हों उनका प्रयोग नहीं करना चाहिए। इसके बाद सेकंड पॉइंट में रंग पक्का करने के लिए नमक व फिटकरी का प्रयोग करना चाहिए। हमने परिसज्जा में क्या देखा था कि मैं रंगाई छपाई कढ़ाई ये सब कर रहे थे, तो परिसज्जा में हमने एक पॉइंट क्या पढ़ा, रंगाई। कपड़े को सुंदर दिखने के लिए, आकर्षक बनाने के लिए उसमें हम विभिन्न प्रकार के रंगों का प्रयोग करते हैं। तो रंगाई के लिए अगर हमें रंग उस पर चढ़ाना है तो जो हमारा रंग होगा उस रंग के घोल में क्या करेंगे, नमक या फिर फिटकरी को मिला देते हैं, जिससे हमारा रंग क्या होता है, पक्का हो जाता है। एक बार आप लोग इसको जरूर ट्राई करके देख लीजिएगा कि नमक या फिर फिटकरी डाल देने से रंग पक्का हो जाता है। इसके बाद है किसी भी ब्लीच का प्रयोग। ब्लीच मतलब क्या होता है, ब्लीच क्यों किया जाता है, किसी भी दाग धब्बों को छुड़ाने के लिए ब्लीच का प्रयोग किया जाता है। और इस ब्लीच में हम किसी भी प्रकार के तत्वों का प्रयोग कर सकते हैं, घरेलू ब्लीच भी कर सकते हैं। इसके बाद पसीने का बुरा प्रभाव। जो सूती वस्त्र है हमारा उस पर पसीने का बहुत ही बुरा प्रभाव पड़ता है, यानी कि पसीने अगर कपड़े पे हो जाते हैं तो उसके जो रंग है वो उड़ने लगते हैं और जहाँ पसीने हो जाते हैं वो रंग बहुत ही कमज़ोर या हल्के हो जाते हैं और कपड़े भी वहाँ पे कमज़ोर पड़ जाते हैं। आप लोग इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए। तो आज की क्लास में हमने क्या देखा, जो कपास है विश्वव्यापी रेशा, उसके हमने पूरी हिस्ट्री उसकी पढ़ी, कहाँ पे क्या हो रहा है, कितना उत्पादन हो रहा है। उसके बाद हमने कपास की उत्पादन प्रक्रिया पढ़ा और कपास के रेशे से वस्त्र बनाने की प्रक्रिया को पढ़ा। उसके बाद हमने क्या पढ़ा, जो कपास है इसकी क्या विशेषताएं हैं, इसकी भौतिक विशेषताएं और रासायनिक विशेषताएं। तो ये रही आज की हमारी क्लास। इसके बाद हम मिलते हैं आप लोग से नेक्स्ट क्लास में और वहाँ से हम क्या करेंगे, अपने नेक्स्ट जो हमारे रेशे हैं उनकी शुरुआत करेंगे, उनको हम पढ़ेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।